एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस एंड बायोफिल्म। वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द एंडोडोंटिक्स लेक्चर सीरीज पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस। एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है, एंडोडोंटिक इन्फेक्शन को दो टाइप्स में, इंट्रा रेडिकुलर एंड एक्स्ट्रा रेडिकुलर। ठीक है, इंट्रा रेडिकुलर में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मतलब विद इन, रेडिकुलर मतलब कैनाल। एक्स्ट्रा रेडिकुलर मतलब, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड एंड रेडिकुलर मतलब कैनाल, आउटसाइड ऑफ द कैनाल। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन द रूट कैनाल सिस्टम। कहाँ पे? विथ इन, ये वर्ड हम बस इसमें इंट्रा रेडिकुलर में याद करें, विद इन द रूट कैनाल। ठीक है, ये हुआ हमारा इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। अब इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन को अगेन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड परसिस्टेंट। ये डिवीजन किस हिसाब से हुआ? अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल इन्वीजन। ठीक है, जो इनिशियली बैक्टीरिया इन्वेट करेगा वो कॉज करेगा प्राइमरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। अभी आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनिशियली इन्वेड एंड कॉलोनाइज द नेक्रोटिक पल्प टिश्यू कॉज प्राइमरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनिशियली इन्वेड करते हैं नेक्रोटिक पल्प टिश्यूज़ को और कॉलोनाइज करते हैं, वो कॉज करते हैं प्राइमरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। और इसको और क्या क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं इनिशियल इन्फेक्शन या फिर इनिशियल इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन या फिर वर्जिन इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या पता चला? प्राइमरी में जो इनिशियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड और कॉलोनाइज करते हैं नेक्रोटिक पल्प को, वो कॉज करते हैं प्राइमरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। सेकेंडरी मतलब नाम से ही है, प्राइमरी के बाद जो होता है वो सेकेंडरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन होता है। तो इसमें कौन जो इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा? जो दोबारा मतलब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन होगा, उसकी वजह से सेकेंडरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन कॉज होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वी आर नॉट प्रेजेंट इन प्राइमरी इन्फेक्शन but that we are introduced into the root canal system at some time after professional intervention। ठीक है, मान लीजिए जो इन बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट नहीं थे रूट कैनाल में, वो आए रूट कैनाल में, कैसे? बाई प्रोफेशनल इंटरवेंशन। और वो क्या कॉज करते हैं? सेकेंडरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है, जो अब देखिए इनकी एंट्री कब कब हो सकती है। जो इनका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या सेकेंडरी जो बैक्टीरिया है जो सेकेंडरी कॉज करते हैं सेकेंडरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन, इनकी एंट्री दो टाइप्स की हो सकती है। इनकी एंट्री ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो सकती है, बिटवीन अपॉइंटमेंट्स हो सकती है, या आफ्टर ट्रीटमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकती है? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जैसे कि हमारा डेंटल प्लैक, डेंटल कैलकुलस, या केरीज ऑन द टूथ क्राउन, या फिर लीकिंग रबर डैम की वजह से हो सकता है, या कंटामिनेशन ऑफ द एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, इरिगेटिंग सोल्यूशन की वजह से हमारा इन्वेजन हो सकता है, और कैसे कैसे हो सकता है, या फिर इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट्स की वजह से हो सकता है। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हमारा बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ और जो कॉज किए सेकेंडरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है, या और आफ्टर ट्रीटमेंट भी हो सकता है। मान लीजिए आफ्टर ट्रीटमेंट आपने जो आपने फीलिंग की है उसमें लीकेज है, उसके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, लीकेज ऑफ द टेम्परेरी रेस्टोरेटिव मटेरियल हो गया, या फ्रैक्चर ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारा तरीका है जिसकी वजह से सेकेंडरी इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन होता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इन बिटवीन ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट इंट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है? दोनों का जो बैक्टीरिया बचे रहते हैं प्राइमरी के, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी,
प्राइमरी के बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है हमारे एंटी माइक्रोबियल प्रोसीजर्स के, सेकेंडरी इन्फेक्शन के बैक्टीरिया जो बहुत रेजिस्टेंट है एंटी माइक्रोबियल प्रोसीजर के, वो बचे रह जाते हैं और वो ही कॉज करते हैं पर्सिस्टेंट इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, फीवर स्पीसीज रहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन के, हाई रेट ऑफ फंगाई देखा गया है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हुआ है पर्सिस्टेंट इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन। एक बार फिर से समराइज करते हैं, एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, इंट्रारेडिकुलर, एक्स्ट्रारेडिकुलर, अकॉर्डिंग टू लोकेशन क्लासीफाई किया गया है। इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो विद इन द रूट कैनाल सिस्टम प्रेजेंट रहेंगे, और इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड पर्सिस्टेंट। प्राइमरी को इनिशियल इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन या फिर वर्जिन इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इनिशियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्वेट करेंगे और कॉलोनाइज करेंगे वो कॉज करेंगे प्राइमरी इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन। सेकेंडरी में जो हमारे मतलब कि प्रोफेशनल इंटरवेंशन के थ्रू बैक्टीरिया जो आएंगे वो कॉज करेंगे सेकेंडरी इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन। ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, बिटवीन ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है पर्सिस्टेंट इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन। पर्सिस्टेंट इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन में हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बैक्टीरिया जो कि रेजिस्टेंट होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोसीजर्स के, वो बचे रह जाते हैं और वो पर्सिस्टेंट इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब आगे हम देखेंगे एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन के बारे में। एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन हमारा, इसको अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन डिपेंडेंट ऑन इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन। ये क्या है, ऐसा इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन जो ऐसा एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन जो कि इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसको ये है। और उसके बाद हमारा दूसरा वो होता है एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इंट्रारेडिकुलर इन्फेक्शन। तो ये हमारा हुआ दो टाइप्स का। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा। इसे मैं भी अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। बायोफिल्म इज़ डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ माइक्रो कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वस सोल्यूशन। इसे समझाता हूँ मैं। ये पूरी कम्युनिटी ऑफ माइक्रो कॉलोनीज मतलब ये कॉलोनी हो गई, ये कॉलोनी हो गई, ये कॉलोनी हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, माइक्रो कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक कम्युनिटी फॉर्म के, इसी को बोलते हैं बायोफिल्म इन एन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे ये पूरा एक्वस सोल्यूशन है, सॉरी ये पूरा एक्वस सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन, और सराउंडेड बाय मैट्रिक्स मेड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। आपने पढ़ा भी होगा 10+2 में भी, जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स से बना होता है, मोस्टली बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बायोफिल्म को। ठीक है, तो बायोफिल्म, अब देखो अच्छे से इस डेफिनेशन को, इसको याद करो। बायोफिल्म इज कम्युनिटी, ये पूरा हो गया कम्युनिटी ऑफ माइक्रो कॉलोनीज। ये हमारा माइक्रो कॉलोनीज होगा, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हुआ, कम्युनिटी ऑफ माइक्रो कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसमें, इन एन एक्वस सोल्यूशन। ये हमारा पूरा हो गया एक्वस सोल्यूशन, सराउंडेड बाय मैट्रिक्स मेड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ये पूरा ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, विच ऑल्सो अटैच द बैक्टीरियल सेल टू द सॉलिड सब्सट्रेशन। ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है, यही सॉलिड सब्सट्रेटम से अटैच करवाता है बायोफिल्म को। तो आप इजी हो गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा कि बायोफिल्म क्या होता है। बायोफिल्म इज कम्युनिटी ऑफ माइक्रो कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसमें होता है, इन एन एक्वस सोल्यूशन सराउंड बाय ग्लाइकोकैलिक्स। वो क्या करता है, विच अटैच द बैक्टीरियल सेल टू द सॉलिड सब्सट्रेटम। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं। जो बायोफिल्म होता है वो हमारा 15% इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनीज होते हैं। ठीक है, और 85% हमारा EPS होता है।
मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं उसमें हमारा आता है 1% DNA, 1% RNA, 1 to 2% पॉलीसेक्राइड, 1 to 2% पॉलीसेक्राइड, और हमारा 97% वाटर। ठीक है, तो बायोफिल्म जो होता है वो 15% माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कॉलोनीज होते हैं उसमें, और 85% हमारा EPS होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस में हमारे क्या क्या आते हैं, 1% DNA हमारा ये, 1% RNA, 1 to 2% पॉलीसेक्राइड एंड 97% वाटर। वाटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज़्यादा है, 97% वाटर। ठीक है, वाटर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बायोफिल्म। वाटर रहेगा तब भी तो कोई भी सब्सटेंस इनसाइड फ्लो कर पाएगा, न्यूट्रिएंट जो है इनको खाना भी तो चाहिए, न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए। तो वाटर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इनसाइड द बायोफिल्म मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफिल्म्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफिल्म में हमारा इस बायोफिल्म को क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में। बहुत ही ईजी है, नाम से ही समझ में सब आ जाएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, सब समझ में आएगा, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, मतलब बस एक बार समझ लीजिएगा सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बायोफिल्म्स को हमने 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, इंट्रा कैनाल माइक्रोबियल बायोफिल्म, एक्स्ट्रा रेडिकुलर माइक्रोबियल बायोफिल्म्स, पेरी अपाइकल माइक्रोबियल बायोफिल्म्स एंड बायोमटेरियल सेंटर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमारा हुआ रूट, इसमें हमारा ये हुआ पल्प। ठीक है, ये रूट हमारा हुआ पूरा, इसके अंदर हमारा हुआ पल्प या फिर कैनाल। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रा कैनाल माइक्रोबियल बायोफिल्म। इंट्रा कैनाल माइक्रोबियल बायोफिल्म फॉर्म्ड ऑन द रेडिकुलर डेंटिन इन द इंडोडोंटिकली इन्फेक्टेड टूथ। ये हमारा इंडोडोंटिकली इन्फेक्टेड टूथ है। जो इंट्रा कैनाल माइक्रोबियल बायोफिल्म वो फॉर्म होगा, वो हमारा फॉर्म होगा ऑन द रेडिकुलर डेंटिन इन द इंडोडोंटिकली इन्फेक्टेड टूथ। तो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा सीमेंटम हो गया, फिर हमारा हुआ डेंटिन, फिर हमारा हुआ ये हमारा कैनाल। तो ये हमारा रेडिकुलर डेंटिन हुआ, तो इसी पे फॉर्म हुआ, फॉर्म्ड ऑन द रेडिकुलर डेंटिन इन द इंडोडोंटिकली इन्फेक्टेड टूथ। ठीक है, इंट्रा कैनाल मतलब विद इन द कैनाल, किससे अटैच्ड है, रेडिकुलर डेंटिन से। ठीक है, तो ये हमारा पहला हुआ। उसके बाद हमारा है एक्स्ट्रा रेडिकुलर माइक्रोबियल बायोफिल्म। एक्स्ट्रा रेडिकुलर माइक्रोबियल बायोफिल्म फॉर्म्ड ऑन द सीमेंटल सरफेस अराउंड द रूट एपेक्स ऑन द इंडोडोंटिकली इन्फेक्टेड टूथ। ये हमारा हुआ सीमेंटम सरफेस अराउंड द रूट एपेक्स। ये हमारा हुआ रूट एपेक्स ऑफ एन इंडोडोंटिक अराउंड द रूट एपेक्स ऑफ द इंडोडोंटिकली इन्फेक्टेड टूथ। तो ये हमारा हुआ सीमेंटम सरफेस और रूट एपेक्स के पास। तो ये हमारा एक्स्ट्रा रेडिकुलर बायोफिल्म। उसके बाद हमारा आता है पेरी अपाइकल माइक्रोबियल बायोफिल्म। पेरी अपाइकल माइक्रोबियल बायोफिल्म जो हमारा होता है वो आइसोलेटेड बायोफिल्म्स होता है, आइसोलेटेड बायोफिल्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रूट कैनाल। तो ये हमारा क्या हुआ, आइसोलेटेड बायोफिल्म है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पेरी अपाइकल माइक्रोबियल बायोफिल्म, आइसोलेटेड बायोफिल्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रूट कैनाल। पेरी अपाइकल मतलब अपाइकल के नीचे। ठीक है, अब लास्ट हमारा है
बायोमटेरियल सेंटर्ड इन्फेक्शन। ये कब होता है? अकर व्हेन बैक्टीरियल अडहियर टू एन आर्टिफिशियल बायोमटेरियल सरफेस एंड फॉर्म बायोफिल्म। मान लीजिए ये हमारा कैनाल है, इसके अंदर हमारा जीपी पॉइंट है, ये हमारा जीपी पॉइंट है, ठीक है। अब इस पे जब अटैच बायोफिल्म फॉर्म होगा उसको बोलेंगे बायोमटेरियल सेंटर। क्यों? क्योंकि ये कहाँ डिफिनीशन में ही पता चल रहा है, अकर व्हेन बैक्टीरिया अडहियर टू एन आर्टिफिशियल बायोमटेरियल सब्सटेंस। ये आर्टिफिशियल और बायोमटेरियल सब्सटेंस है। यहाँ पे जब भी बायोमटेरियल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं बायोमटेरियल सेंटर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन होंगे। क्लासिफिकेशन हो गया हमारा बायोफिल्म का। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब चलते हैं ये एंडोडोंटिक्स बायोफिल्म्स के बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम एंडोडोंटिक बायोफिल्म के बारे में और पढ़ते हैं। तो एंडोडोंटिक बायोफिल्म हेल्प द बैक्टीरिया टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द, हाँ, एंडोडोंटिक बायोफिल्म में क्या ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से जो हमारे माइक्रो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो बायोफिल्म होता है वो कैसे उनको खाना प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या करता है जिसकी वजह से हमारा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर वो सर्वाइव कर पाता है। तो वो पढ़ते हैं। तो पहला, एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो हमारा एंडोडोंटिक बायोफिल्म है वो हमारा प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। तो पहला जो है क्या करता है बायोफिल्म, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दूसरा क्या है? एबिलिटी टू इंट्रैप न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कंस्टिट्यूएंट। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट को इंट्रैप, बायोफिल्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को इंट्रैप करने की क्षमता होती है या पावर होता है। तो ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंट्रैप होते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ, ये हमारा ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ? एबिलिटी टू इंट्रैप न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल कंस्टिट्यूएंट के लिए, ठीक है। माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए खाना भी प्रोवाइड कर रहा है। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा न्यूट्रिएंट। तीसरा, दे ऑफर अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एमंग द कंस्टिट्यूएंट बैक्टीरियल कॉलोनीज। अब क्या हुआ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के कॉलोनीज है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी करवाता है, ठीक है। करवाता कैसे है कि सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो तीसरा क्या हुआ, दे प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एमंग द कंस्टिट्यूएंट बैक्टीरियल कॉलोनीज। ये हमारा कॉलोनीज हो गया बैक्टीरिया का, माइक्रो कॉलोनीज। इनके बीच में कुछ जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होते हैं। कैसे होते हैं? जब सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारा जब बायोफिल्म, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज आराम से हो पाता है। चौथा पॉइंट है, द बायोफिल्म स्ट्रक्चर ऑफर्स एन इनहेरेंट रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स सच एज एंडोडोंटिक इरिगेंट्स एंड इंट्राकैनल मेडिकामेंट्स, ठीक है। बायोफिल्म ऑफर करता है इनको रेजिस्टेंट, किसके अगेंस्ट? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो पहला क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। दूसरा क्या किया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया। तीसरा क्या है, सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो पाया। चौथा क्या प्रोवाइड किया, रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो कि यूज करते हैं हम एंडोडोंटिक्स इरिगेंट्स में, ठीक है। अब देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ऑफ बायोफिल्म। मतलब बायोफिल्म में जो हमारा अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा ना कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है, तो वो कैसे होता है, उसके बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं हम। तो पढ़ते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑफ बायोफिल्म। तो पहला, स्लो पेनिट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। बायोफिल्म में स्लो पेनिट्रेशन होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट से। जब स्लो पेनिट्रेशन होगा तो उसकी जो क्षमता होती है वो ऑलरेडी बहुत वीक हो जाएगी, तो वो उसका इफेक्ट ऑलरेडी नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, स्लो पेनिट्रेशन। बायोफिल्म में स्लो पेनिट्रेशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं बायोफिल्म में वो उस डिफ्यूज़न ही रोक देते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। आपने पढ़ा होगा ना कि जो हमारा EPS मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है, उसमें हमारा पॉलीसेक्राइड्स भी आते हैं 2%। तो
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स इन द बायोफिल्म जो डिफ्यूज़न होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का वो रुक जाता है, ठीक है। रिटार्ड्स क्या होता है, जो हमारा पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो रिटार्ड्स कर देते हैं डिफ्यूजन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो पहला हुआ स्लो पेनिट्रेशन, किसकी वजह से हुआ, हमारा पॉलीसेक्राइड्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, इनहेरेंट टॉलरेंट टू एंटी माइक्रोबियल्स। इनहेरेंट टॉलरेंट टू एंटी माइक्रोबियल्स कैसे हुआ, आपने कोरम सेंसिंग पढ़ा होगा। कोरम सेंसिंग एक होता है, इसमें हमारा सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट सेल डेंसिटी, ठीक है, टू एडजेसेंट, कैसे, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, एक बैक्टीरिया कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है, और वो दूसरे बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया तक कम्युनिकेट करेगा। क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी एंटी माइक्रोबियल्स के अगेंस्ट टॉलरेंस बढ़ जाती है। एक बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट है तो ये सारे बैक्टीरिया को मॉलिक्यूल्स या फिर जीन एक्सप्रेशन करके सारे बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना देगा। तो इनके अंदर क्या होगा, इनहेरेंस टॉलरेंस टू एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। कोरम सेंसिंग की वजह से इनकी टॉलरेंस बढ़ गई। उसके बाद आता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है बायोफिल्म में, वो ऐसा होता है कि जो बाहर वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा अंदर वाले बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये अंदर वाले बैक्टीरिया हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल ऐसा रहेगा कि बाहर वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, बायोफिल्म को एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड हुआ। चौथा हुआ हमारा ग्रोथ रेट ऑफ सेल इन बायोफिल्म। जो ग्रोथ रेट होता है सेल्स का बायोफिल्म में वो कम हो जाता है, तो ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाता है, प्लस जब ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाता है तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट एंड रिड्यूस्ड न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से रेजिस्टेंट प्रोवाइड होता है बायोफिल्म का। तो ये 4 टॉपिक हमने पढ़ा कि कैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा बायोफिल्म, ठीक है। पहला स्लो पेनिट्रेशन होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं हमारा ईपीएस में जो कि डिफ्यूजन को रिटार्ड्स कर देते हैं। दूसरा हमारा टॉलरेंस टू एंटी माइक्रोबियल बढ़ जाता है, क्योंकि देयर आर मेनी माइक्रो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया हमारा जो एंटी माइक्रोबियल्स यूज करते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। और बिकॉज ऑफ कोरम सेंसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे को सिग्नलिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो एंटी माइक्रोबियल्स का इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है। तीसरा हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेल। जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है वो ऐसा होता है कि बाहर वाले बैक्टीरिया हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड। चौथा हमारा हुआ ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स इन बायोफिल्म। जो ग्रोथ क्योंकि रिड्यूस ग्रोथ रेट होता है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस रहती है, तो इसकी वजह से ये हमारा सस्टेनेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट और इनके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरा टॉपिक बायोफिल्म के ऊपर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।